तो व्हाट इज पेरोल? तो पेरोल इज अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ओके, who get paid by the company. Payroll also refer to the total amount of money employer pays to the employee. तो यहाँ पे जो भी अमाउंट क्या पे हो रहा है, एक मंथ में कह लो या एक ईयर में कह लो, ठीक है, जो भी अमाउंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेरोल, ठीक है। सेकेंड चीज है कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन पे पॉलिसी इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, लीव इनकैशमेंट पॉलिसीज। पेरोल को जब डेवलप करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डेवलप होती है और बड़ी सारे कंपोनेंट हमें पेरोल में इंक्लूड करने होते हैं सैलरी में, जिससे एम्प्लॉय को बेनिफिट भी हो। अब बेनिफिट किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके हेल्थ से बेनिफिट हो सकता है, उसके टैक्स में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, और कंपनी की लीव पॉलिसी से भी रिलेटेड उसको बेनिफिट देख सकते हैं। थर्ड है डिफाइनिंग पे स्लिप, ठीक है। अब किसी भी एम्प्लॉय को, अगर आपको पता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी पर्सन है, अगर किसी एम्प्लॉय की सपोज करो सैलरी कितनी है, 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए उसको अगर वो पर मंथ ड्रॉ कर रहा है और उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो उसने क्या ड्रॉ किया, 6 लाख रुपए। अब भाई इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी, उसका टीडीएस कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस सैलरी के को हम क्या करें, कंपोनेंट डिवाइड कर दें, उसको हम कुछ वेरिएबल दे दें, कुछ फिक्स पे दे दें, कुछ ऐसे पे दे दे जो इनकम टैक्स में क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो अपने टैक्स ब्रैकेट से अंदर आ जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा या उसको टैक्स स्लैब कम लगेगा, यही होता है ना। तो पेरोल में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि टोटल सैलरी कितने दे दी है, हम सैलरी को भी क्या करते हैं, एज पर द अदर लॉ हम उसको बाइफरफिकेट कर देते हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है, कुछ हम वेरिएबल पे देते हैं, कुछ हम फिक्स्ड पे देते हैं। फोर्थ पार्ट क्या होता है, गैदरिंग अदर पेरोल इनपुट, एग्जांपल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फूड वेंडर में सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर मील्स कंज्यूम। कभी कभी कंपनी क्या कहती है कि भाई हमको फ्री क्या दे रहे हैं, मील दे रहे हैं, आप आओ दिन में हम क्या देंगे आपको, फ्री मिल देंगे, डे लंच हमारे तरफ से फ्री है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका वेंडर चार्ज कर रहा है उसके ऊपर भी आपके कंपनी का इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप वहां से भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी से चाहो तो वो डिडक्ट कर सकते हो, या सैलरी में वो कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो कि हम आपको फ्री मील्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और उसका खर्चा कंपनी क्या करती है, अपने बैलेंस शीट में क्लेम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, एसोसिएटरी एज वेल एज नॉन एसोसिएटरी डिडक्शंस एंड अराइविंग द नेट पे। तो पेरोल में क्या करते हैं हम उसकी ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एसोसिएटरी एंड नॉन एसोसिएटरी जो भी डिडक्शंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम डिडक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद उसको नेट पे हम उसको पे कर देते हैं। एवरी मंथ यही काम करते हैं पेरोल, पहले ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करती है, फिर उसका डिडक्शन कैलकुलेट करती है, डिडक्शन डिडक्ट करके उसको नेट पे दे देती है, ठीक है, एंड देन फाइनल रिलीजिंग द एम्प्लॉय सैलरी, depositing like TDS, PF, etc. will appropriate authority and filing returns. ठीक है, in short we can say that payroll process involve arriving what is due to the employee, ठीक है, what is due to employees also called as net pay, ठीक है, after adjusting necessary taxes and other deductions. तो जब भी कोई पर्सन जब पेरोल पॉलिसीज को डिफाइन करता है तो इन सब बातों का वो ध्यान रखता है, तो उसकी सैलरी में हम उसको कुछ बेनिफिट दें, फ्लेक्सिबल बेनिफिट दे, लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट क्या दे सकते हैं वो दे, साथ साथ में उसकी सैलरी को हम फिक्स न करके हम उसको वेरिएबल कंपोनेंट्स में रखें ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो। हम ऐसी इंफॉर्मेशन को भी गैदर करें जिसके थ्रू अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कोई फूड वगैरह अगर दे रहे हैं हम अपने एम्प्लॉय को, तो उसका बेनिफिट हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो उससे अमाउंट भी चार्ज कर सके, और फाइनल जो भी उसको मंथली हम सैलरी दे रहे हैं उससे हम डिडक्शंस जो एसोसिएटरी डिडक्शंस है जैसे टीडीएस वगैरह है, पीएफ है, ईएसआई है, वो डिडक्ट करके ही उसको हम फाइनल नेट पेमेंट करें, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, उसके बाद जो टीडीएस उसका काटा है, पीएफ काटा है, या और भी कोई टीडीएस डिडक्ट किया हमने उसकी सैलरी से, जो हमें डिपॉजिट करना है डिफरेंट अथॉरिटीज को, वहां पे मुझे डिपॉजिट करके उसके रिटर्न्स को फाइल करें। तो ये पूरा एक पेरोल प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, फिर द इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग नेट पे, ये तो सिंपल सा है, हम नेट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट पे इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस डिडक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ग्रॉस इनकम
और सैलरी क्या होगी, तो ऑल, इसमें क्या क्या लेंगे, तो ऑल टाइप ऑफ रेगुलर इनकम, अलाउंसेस, एनी वन टाइम पेमेंट और बेनिफिट। हम ग्रॉस सैलरी में हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, रेगुलर इनकम को कैलकुलेट करेंगे, कोई अलाउंसेस दे रहे हैं चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो नॉन टैक्सेबल, ठीक है, यानी कोई भी वन टाइम बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे बोनस दे दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट्स इन सैलरी दे दी, या अदर कोई बेनिफिट दे रहे हैं जैसे परक्यूजिट्स वगैरह देते हैं, वो सारा का सारा हम क्या करेंगे, इनके ग्रॉस इनकम में ऐड करेंगे। और ग्रॉस डिडक्शंस में क्या करेंगे, ऑल टाइप ऑफ रेगुलर डिडक्शंस, जो उनके रेगुलर डिडक्शंस करने, जैसे पीएफ, ईएसआई, या फिर सोशल डिडक्शंस, टीडीएस वगैरह, और वन टाइम डिडक्शंस करेंगे। अगर हो सकता है एम्प्लॉय ने क्या किया हो, एडवांस ले रखा हो, ठीक है, लोन ले रखा हो कंपनी से, तो ये सारा का सारा डिडक्ट करके हम उसको नेट पे देते हैं, यानी कि ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस डिडक्शंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेरोल प्रोसेस अगेन, दूसरे, इसको दूसरी तरफ समझते हैं पेरोल प्रोसेस में। तो पेरोल प्रोसेस को अगर इस सिंपल डायग्राम से समझोगे तो ये कहता है, सबसे पहले क्या करो, आप अपनी पॉलिसीज को सेट करो, ठीक है, पॉलिसीज बनाने के बाद आप अपने कंपोनेंट को डिफाइन करो, सैलरी कंपोनेंट्स को, जो पे कंपोनेंट्स हैं उसको डिफाइन करो, फिर अदर इनपुट गैदर करो, जैसे कि मैंने बताया आपको, वेंडर से कोई, फूड वेंडर से कोई बिल आ रहा है, ट्रांसपोर्टर से कोई बिल आ रहा है, ठीक है, मोबाइल आप फ्री दे रहे हो कंपनीज को, उसके मोबाइल्स के बिल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इनपुट गैदर करो, ठीक है, फिर उसकी ग्रॉस और नेट सैलरी को कैलकुलेट करो, तो उसकी ग्रॉस एंड नेट सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम पे स्लिप बनाएंगे और अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और उसकी सैलरी को रिलीज करेंगे, ठीक है, और फिर जो हमने डिडक्शंस करी है, ठीक है, उसको रेस्पेक्टिव एसोसिएटरी डिपार्टमेंट्स को हम जमा करा के उसकी रिटर्न्स फाइल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पेरोल प्रोसेस है जो हमें करना होता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर? ओके सर। हाँ सर। आपको, आप लोगों को ये पीपीटी आपके उसमें शेयर की जाएगी, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 3 स्टेज ऑफ पेरोल के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। स्टेज 1, पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाए, वही चीज का, ठीक है, इनपुट किया और इनपुट वैलिडेट किया, जो भी हमने इनपुट को और पॉलिसीज को मिला के यहाँ वैलिडेशन कर लिए कि सब कुछ सही हो रहा है कैलकुलेशन। सेकेंड स्टेज में हम पूरी अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। थर्ड स्टेज में हम अपने कंप्लायंसेस को मीट करते हैं, ठीक है। ये प्री पेरोल एक्टिविटीज में, ये पेरोल बन गई तो एक्चुअल पेरोल प्रोसेस है सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में जब पेरोल कंप्लीट हो गया, सैलरी रिलीज हो गई, तो हम पोस्ट पेरोल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कंप्लायंसेस भी कर रहे हैं तीसरे पार्ट में, ठीक है, तीसरे पार्ट में कंप्लायंसेस भी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस में भी हम कंप्लायंसेस को ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं कि एसोसिएटरी कंप्लायंसेस क्या है हमारे, ठीक है, एसोसिएटरी कंप्लायंसेस इन इंडियन पेरोल सिस्टम, ठीक है। तो एसोसिएटरी कंप्लायंसेस में अगर हम बात करें तो मेरे पास ये कंप्लायंसेस हैं, एक सेकंड, इतने सारे कंप्लायंसेस हैं जो एक कंपनी को मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्ट डिफाइन किया गया, जिसमें वो बोला गया कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सोशल बेनिफिट मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके अंदर एक एक्ट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट। 2 एक्ट बनाए गए जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है एम्प्लॉय के, ठीक है। फिर दूसरा एक एक्ट बनाया गया वेजेस से रिलेटेड, ठीक है। उसके अंदर 3 एक्ट बनाए गए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये 3 एक्ट बनाए गए किससे रिलेटेड, आपके वेजेस से रिलेटेड। इसी के अंदर आता है मिनिमम वेजेस कितना देना है आपको, कम से कम एज पर द एम्प्लॉय स्किल सेट, ठीक है, स्किल सेट, उसके एक्सपीरियंस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम वेजेस कितना दोगे, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, सिटी टू स्टेट डिपेंड करता है। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, यानी कि कब पेमेंट आपको देनी है, कितने दिनों के अंदर देनी है, ठीक है, ये सारा का सारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंश्योर करता है। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इंश्योर करता है कि आप एम्प्लॉय को बोनस कब दोगे, कितना दोगे, मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करता है। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है।
इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये चार एक्ट आते हैं। पहला आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये क्या कवर करता है? एम्प्लॉय का हेल्थ बेसिकली, ठीक है, ईएसआई, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय को अगर इन जॉब कोई दुर्घटना हो गई या कुछ मिसहैपनिंग हुई या तबीयत खराब हो गई, उसकी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो अपना इलाज वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा सके, उस पर बर्डन ना आए, ठीक है, मेडिकल का बर्डन ना आए। फिर दूसरा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये क्या करता है? इसके फ्यूचर को सिक्योर करता है, यानी कि फ्यूचर्स के लिए भी हम पैसा डिपॉजिट्स करके रखें, ताकि जब हम जॉब में ना हो तब भी मेरी अर्निंग मुझे आती रहे, ठीक है। तीसरा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, यानी कि जब हम एक बार जॉब छोड़ के जाए, जब हम रिटायर ले रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये एक लमसम कुछ अमाउंट मिले जिससे मैं अपनी आगे की जिंदगी को जी सकूं एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ, ठीक है। और फिर लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, ठीक है। ये 4 एक्ट हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। फिर वुमेन्स के लिए स्पेशल कुछ एक्ट बनाए गए, ठीक है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसके अंदर जैसे वुमेन्स का जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको जब बच्चा होता है, बच्चे होने के बाद उसको टाइम चाहिए होता है बच्चे के पालन पोषण के लिए, तो मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट एक्ट बनाया गया, ठीक है, कि वो मैटरनिटल बेनिफिट उठा सके। और दूसरा है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यानी कि आप वहां पे कभी ऐसा काम नहीं करोगे कि आप बॉयज को या गर्ल्स के बीच में कुछ डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो ये सारे एक्ट हैं जो इंडियन लेबर लॉ में कवर करते हैं, और पेरोल का सारा ये एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। जो भी पर्सन पेरोल में काम कर रहा है उनको इन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो सही तरीके से बिना नॉन कंप्लायंस के वो काम कर सकता है, ठीक है।